ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि जब भी कभी वायर के अंदर करंट जो है चलता है तो वो तभी चलेगा जब हम लोग बैटरी लगाएंगे। बैटरी जब लगाएंगे, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा कर रहे थे, बता रहे थे, दिखा रहे थे कि ऐसे हाइट रखते तो ऐसे गिर जाता है, तो वो पोटेंशियल दिखा रहे थे उसको। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी डिसकनेक्ट कर दे तो वो फिर चार्ज चलता नहीं है डायरेक्शन में। वैसे तो चार्ज फ्री रहता है कंडक्टर के अंदर, लेकिन जब तक हम लोग बैटरी से कनेक्ट नहीं करते वो डायरेक्शनल नहीं होता, और जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्शनल हो जाता है, फिर वो चलने लगता है, तब करंट का पता चलता है। अदरवाइज वो रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन का कोई आउटपुट नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं होता। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, अन पोटेंशियल डिफरेंस भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला दे रखा है, V इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे जो यूनिट होगा, जैसे ये वर्क डन का होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम, तो पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल पर कूलम। लेकिन सबसे पहले पोटेंशियल से रिलेटेड जो बहुत सारे टॉपिक्स थे, स्टार्टिंग जो पॉइंट 1800 में दिया था उसका नाम था एलिसेंड्रो वोल्टा। क्या नाम था उसका? एलिसेंड्रो वोल्टा। तो इसीलिए उसके नाम से इसका नाम पोटेंशियल का दिया गया, और इसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज, ठीक है ना। ये क्या बताया कि द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम और वोल्टेज। क्या है कि जैसे हम लोग वर्क डन फोर्स लेते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। लेकिन न्यूटन नाम है साइंटिस्ट का, न्यूटन नाम है साइंटिस्ट का। और फोर्स का वैसे अगर लेंगे फोर्स का, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा हमारा? फोर्स अगर ले तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिलेशन के हिसाब से इसका यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन फोर्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस किया है न्यूटन ने। ये वर्ड फोर्स जो ना सबसे पहले न्यूटन ने लाया, यूज़ किया था ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म में, जैसे ग्रेविटी के बारे में बताया था। तो इसीलिए न्यूटन के नाम को रखने के लिए उसके नाम पे न्यूटन का फोर्स का यूनिट कर दिया न्यूटन, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे जो था इसका यूनिट, पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल पर कूलम रिलेशन के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इंट्रोड्यूस किया, बताया सबसे पहले 1800 में एलिसेंड्रो वोल्टा ने। बताएंगे वो 12th क्लास में है कैसे बैटरी बना है, बैटरी, ठीक है ना, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। और प्राइमरी बैटरी में भी आता है ड्राई सेल वगैरह जो आते हैं, जैसे ये एवरेडी के भी आते थे पहले, अब ड्यूरासेल के आते बैटरी। तो ये कैसे बने हैं, उनका स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो बता देंगे थोड़ा भी आगे चलते हुए, या फिर बड़े क्लास में 12th क्लास में तो ही है बहर। लेकिन उसके एलिसेंड्रो वोल्टा नाम था जिसने सबसे पहले पोटेंशियल के बारे में आइडिया दिया था। उसी के नाम से पोटेंशियल का यूनिट वोल्टेज भी बोलते हैं हम लोग। कितनी बात सुनी? तो ये हमारा वोल्टेज का आ गया। लेकिन अब ये जो डेफिनेशन दिया है ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई ज़्यादा वैसा वो नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल का हमने डेफिनेशन क्या दिया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ये तो डेफिनेशन दिया, लेकिन परसेप्शन समझेंगे कैसे हम लोग? तो ऐसा ये टॉपिक तो आपके क्लास का है नहीं, मगर बता देता हूँ, अगर बड़े होकर आप साइंस पढ़ोगे 11th 12th में, क्या पता आर्ट्स वार्ट्स में चले जाओ, हिंदी संस्कृत फारसी लेके पढ़ो,
ठीक है ना। तो मैं लेकिन अगर साइंस लेके पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आप पढ़ोगे, लेकिन मैं आज बताता हूँ, ये अलग से टॉपिक में बता रहा हूँ जो आपके लेवल में नहीं है, मगर मैं इसे बता रहा हूँ, बस यही आज बताता हूँ, ठीक है। कितनी बात सुन में। तो आज मैं ये बता रहा हूँ पोटेंशियल, ये अलग से वर्क डन का बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बताया कि एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं यहां पे, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। किधर होता है ये? आउटवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव लाइन ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन में आउटवर्ड होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें हम लोग दिखाते हैं, ये कन्वेंशन है, दिखाते हैं हम लोग इनवर्ड डायरेक्शन में। कितनी बात में? इनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया, पॉजिटिव लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? सर्दी के दिन है, तो हम लोग क्या होता है, जब सर्दी लगती है तो आग जलाते हैं, उसके पास ऐसे बैठते हैं, ठीक है ना। ओह अच्छा लग रहा, बहुत सर्दी है आज माहौल में। आज पता है आपको 0 डिग्री तो टेम्परेचर पहुंच गया है। फिर हम लोग मोहल्ले की बातें करें, इलेक्शन होने वाला है, फिर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये जो हम लोग ऐसे हाथ को गर्म करते हैं तो कैसे गर्म होता है? तो जो चीज़ जल रहा होता है, जो फ्यूल जल रहा होता है, जैसे लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, उससे रेजेस निकलते रहते हैं। क्या निकलते हैं? रेजेस निकलते हैं। उसका नाम रखा है इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या नाम बोलते हैं उसको? इंफ्रारेड रेडिएशंस। वो आते हैं, जब वो हमारे स्किन को टच करते हैं तो उसमें हीट होता है, वो हमें गर्मी का एहसास होता है। क्या होता है? गर्मी का एहसास होता है। किसकी वजह से? इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। जैसे किचन में भी खाना बनता है, गैस पे बनाते हैं, तो वहाँ से चूल्हे आग जलता है, उससे भी रेजेस निकलते हैं। कौन सा रेज आता होगा? वो इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से गर्मी होती है, गर्मी का एहसास होता है। तो हम लोग सामने तो गर्म लग रहा होगा, लेकिन पीछे ठंडा लग रहा है, क्योंकि पीछे शीतलहर चल रही है, तो आधा गर्म आधा ठंडा हो रहेंगे, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई? कहते तो जो रेज होते हैं वो हमें दिखाई तो नहीं देते। जो इंफ्रारेड आ रहा है, जो चीज़ जल रहा, वो जो हमारी तरफ आ रहा है, वो हमें वो रेज दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? जैसे हमारा दिल का धड़कन है, वो तो दिखाई दे सकता है, लेकिन हमारा रूह है, हम जिंदा हैं, ठीक है, तो रूह दिखाई नहीं देता है। महसूस करते कि ये जिंदा है तो इनके अंदर रूह है, और नहीं है भाई साहब निकल गए तो इनके अंदर रूह नहीं है, ठीक है ना। भाई साहब का काम हो गया, ठीक है ना, अकेले पड़ गए। वरना पहले रूह और बॉडी दोनों कॉम्बिनेशन में थे तो जिंदा थे। एक्टिविटी इनकी देखो, हरकतें तो देखो, इनके दोनों मिलके क्या हरकतें कर गए। मोहल्ले में देखो रंगबाजी कर रहे हैं, रंगबाजी दमा रहे हैं, और पता नहीं हरकतें क्या क्या, दोनों मिल गए तो। और एक जैसे हटा, दूसरे खुद कोई पूछने वाला नहीं है, ना चलने के लायक ना उड़ने, एक उंगली तो हिलती नहीं है, नहीं, क्योंकि तो अकेले अकेले, ठीक है, रूह निकल गया, बॉडी अकेला पड़ा हुआ बेचारा, कोई पूछने वाला। लोग देख डरते भी है उसे, बॉडी को, डेड बॉडी को देख के लोग डरते नहीं है। ऐसे ही आगे चले तो ऐसे ही बोला गया, जो चार्ज है इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो उससे रेजेस जो है ना, पॉजिटिव को आउटवर्ड दिखाते हैं, नेगेटिव को इनवर्ड दिखाते हैं। ऐसा वो दिखता नहीं है रेस, क्या रेस दिखता नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट की वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड होता है और ये नेगेटिव चार्ज इनवर्ड होता है। ये कन्वेंशनल बनाया गया है। आगे चले, आगे देखते हैं, ध्यान से देखते रहो, क्योंकि ये ध्यान में ही ज्ञान है। क्या है? इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ध्यान में ही ज्ञान है। लाइन ऑफ फोर्स है, ये जो चार्ज है, जैसे हमने ये चार्ज रखा है, जैसे एक हमने बल्ब जलाया, ठीक है ना, तो जब बल्ब जलाते हैं तो लाइट किधर जाता है? चारों तरफ जाता है, चारों तरफ जाता है लाइट। ललित देख ले बोर्ड पे, मेरी एक्शन को देखो, मैं एक्शन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा, लिखते रह जाओगे ऐसे, बाद में लिखने के लायक बचोगे नहीं, क्योंकि पता ही नहीं कि अब लिखूँ क्या। दिमाग में होता तभी तो लिखता आदमी, लिखता कब है जाए ना। तो जब हम लोग बल्ब जलाते हैं हम लोग, तो जो लाइट होगा किधर जाएगा? चारों तरफ निकलेगा, ठीक है ना, चारों तरफ स्फेरिकल पार्ट में निकलता है। ऐसे ही बताते हैं, जब ये चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा।
कितनी बात समझ में? तो इस चार्ज का जो फील्ड, जो रेज है चारों तरफ निकल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे, पॉइंट लेते हैं, डिस्टेंस पॉइंट लेते जाएंगे, जैसे ये, तो ये जैसे जैसे दूर होगा, इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। क्या? जैसे ये दूर होता जाएगा, यहाँ तक जाते थे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी आग जो जल रहा था, ऐसे हम लोग अपने हाथ को गर्म कर रहे थे, तो जो पास वाला बैठा होता है उसको बहुत गर्मी लगती है सामने से, जो भाई साहब पीछे उनको जगह नहीं मिलता, पीछे से भी करते हैं। कुछ लोग थोड़ा दूर होते हैं, अरे भैया आग जल रहा, तो वो देख के ही लगता है कि उनको गर्मी लगती है, उनको ठंड लग रहा है लेकिन देख के लगता है वो आग है, तो उनको कहीं से गर्मी नहीं आ रही, ना आगे से आ रहा ना पीछे से आ रहा, मगर उनको बस देखते हैं कि भाई आग जल रही है, मगर इतने लोग खड़े हैं, मैं कैसे जाऊँगा अंदर? नहीं समझ में आया? तो वीक होते, कहने मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सोर्स से, जो रिसीवर है उसके पास उसका स्ट्रेंथ कम होते जाता है। ऐसे यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो, मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, दूर जाएंगे कम होते 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 एक ऐसा स्टेज जाएगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा वो इस चार्ज का इन्फिनिटी पॉइंट है। क्या है? इस चार्ज का इन्फिनिटी है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जीरो है, स्ट्रेंथ उसका जीरो है। तो हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पे जीरो है, फिर चारों तरफ इसी डिस्टेंस पे, चारों तरफ इसी डिस्टेंस पे ऐसे स्फेरिकल पार्ट बना लिया, यहाँ तक ही फील्ड है। कितनी बात सुन में? इसी में फील्ड है, इसके बाहर फील्ड नहीं है। तो जितने इस चार्ज के, एक सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में जितने डिस्टेंस तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, जितने दूर तक महसूस कर सकते उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये लाइन ऑफ फोर्स जहाँ तक हम महसूस करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी बात समझे? जब फील्ड तो जानते हैं ना, फील्ड होता है, फुटबॉल का फील्ड होता है, क्रिकेट का फील्ड होता है, हॉकी का फील्ड होता है। तो जब फील्ड में होते हैं तभी खेल का रूल रेगुलेशन होता है, फील्ड से बाहर खेल का रूल रेगुलेशन सब खत्म। कितनी बात सुन में? तो जब ये सोर्स चार्ज है हमारा, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, और ये दूर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है वो वीक होते जाता है, वीक होते जाता है, एक पॉइंट पे जीरो हो जाता है। उतना जहाँ से यहाँ तक मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का स्फीयर बना लिया, और वो पूरे स्फीयर के अंदर में फील्ड है, स्फीयर के बाहर फील्ड नहीं है। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले? समझ में आया? मैं थोड़ा अपर क्लास का समझा रहा हूँ, बच्चे तुम्हें ना समझ हो ना, दिमाग कमज़ोर है, इसलिए आराम आराम से समझो, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं, लेते हैं एक टेस्ट चार्ज। क्या लेंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्टर का नाम सुना है? टेस्टर देखा है कभी? जैसे एक होता है टेस्टर आता है, उसमें देखते हैं इसमें लाइट आ रहा नहीं आ रहा, तो उसमें लगाते हैं, फिर उसकी बत्ती ओ इसमें करंट आ रहा, करंट आ रहा। कभी कभी दीवार में भी करंट आने लगता है, दीवार में टच करके ओ दीवार में भी करंट आ रहा है, कहीं से लीक हो रहा, देख लेते हैं, तो बुला लेते, चेक कर लेते, वरना बच्चे छुएंगे तो करंट मार देगा उसको, नहीं? तो फिर टेस्टर से हमें क्या पता चलता है? करंट है या नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो करंट का एग्जिस्टेंस यानी किसी जगह पे वो टेस्टर से पता चलता है। ऐसे ही हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज, उसका फीचर है, टेस्ट चार्ज का क्या फीचर है कि टेस्ट चार्ज इटसेल्फ पॉजिटिव होता है। क्या? यानी कि उसका जो नेचर होगा चार्ज का, टेस्ट चार्ज का, वो पॉजिटिव होगा, उसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट जीरो होगा। कितना? ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, मतलब 1 से भी कम, ऑलमोस्ट जीरो। तो हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज बाहर ले रहा हूँ, पहले ये टेस्ट चार्ज लाल से दिखा रहा हूँ मैं, इसका मैग्नीट्यूड है 0 के बराबर और नेचर है पॉजिटिव। यहाँ पे ला के रखेंगे टेस्ट चार्ज को, तो क्या होगा? इस पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मगर यहाँ पे इस सोर्स चार्ज का स्ट्रेंथ 0 है, तो इसका रिपल्शन नहीं होगा। क्या? रिपल्शन नहीं होगा। फिर हमने क्या किया? इस चार्ज को अंदर लेके आ रहे हैं, जो टेस्ट चार्ज है उसको फील्ड में लेके आ रहे हैं। तो जैसे इसको यहाँ तक लेके आएंगे, ये इसका जो फील्ड है इसको धक्का लगाएगा बाहर की तरफ, नहीं सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, रिपेल का मतलब धक्का लगाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना? जैसे धक्का लगाएगा, अगर हम टेस्ट चार्ज को छोड़ देंगे तो फिर बेटा धक्का खा के वही जाके चला जाएगा, धक्का खा के
क्योंकि उसको रोक कोई बचाने वाला तो है नहीं, तो यहाँ से धक्का खाएगा वहीं चला जाएगा। कितनी बात सुन में। अब हम क्या करते हैं, हम इधर आ गए टेस्ट चार्ज को। जैसे एक कमज़ोर आदमी है, एक कमज़ोर पहलवान है, एक मजबूत पहलवान है। तो मजबूत पहलवान ऐसे घूम रहा है रिंग के अंदर ऐसे, एक आदमी को चला देखो, पुराने फिल्म में दिखाया जो इसको हराएगा उसको इतने पैसे मिलेंगे। तो एक बेचारा ज़रूरतमंद हीरो भी है, ज़रूरतमंद भी है, तो वो जाता है लड़ाई करने के लिए, उसको मर पटक पटक के पहलवान मर पटक पटक के तोड़ देता है। फिर पीछे से आती है हीरोइन आती है, तो फिर हीरोइन आवाज़ लगाती है तुम नहीं तुम। फिर देखता है हीरोइन को, फिर उसको पावर आता है, और फिर पावर आता है तो फिर वो पहलवान को ढे पहलवान को मार रहा होता है। किसको देख के? हीरोइन को देख के। तो हीरोइन से क्या मिलता है? उसको पावर मिलता है, किसी भी तरह का पावर मिलता है। अब इस चार्ज को हम लोग, ये तो धक्का के यहाँ चला गया, समझ में आ रहा कि नहीं? कॉमन लैंग्वेज में ज़्यादा समझ में आता है। अब मैं आपको अपने डेफिनेशन बताया, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। वर्क डन ऐसे याद करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन जब मैं इसे बताऊंगा तो आपको बहुत दिन तक याद रहेंगे, चाहे आप साइंस पढ़ो या मत पढ़ो 11th-12th में, ठीक है। लेकिन याद रहेंगे कि हीरो मारा है बॉक्सर को हीरोइन को देख के, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, ये तो इसकी वजह से रिपल्शन हुआ क्योंकि सोर्स चार्ज तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। इसको हमने, मतलब एक एक्सटर्नल सोर्स ने इसको बोला क्या कि चलो हम लेके चलते हैं। तो इसको हम लोग लेके यहाँ आए, लेकिन वहाँ से धक्का लग रहा है, रिपल्शन हो रहा है, लेकिन हम उसको उतना ही फोर्स ला के रखे हैं। तो हमने कितना फोर्स लगाया है, कितना हमने फोर्स लगाया या वर्क डन किया है। तो इस टेस्ट चार्ज को जितना उधर से फोर्स लग रहा है उतना फोर्स, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक ले गए, यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। क्योंकि उधर से फोर्स लग रहा था तो उतना ही हमने बैकवर्ड से फोर्स लगाया, ठीक है ना। इधर से फोर्स लगा के और इतना डिस्प्लेसमेंट करा दिया, तो हमने क्या किया? वर्क डन किया। तो फोर्स यानी कि फोर्स ये लगा रहे और डिस्प्लेसमेंट यहाँ किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। और जितना वर्क डन करते हैं वो वर्क डन उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कितनी बात सुनी? जितना वर्क डन किया, मान लो हमने 2 जूल वर्क डन किया, तो वो 2 जूल वर्क डन जो है, एनर्जी जो है, उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। देखो कैसे स्टोर हो गया। देखो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ला के पकड़ के रखा हूँ तो उसके पास कितना एनर्जी है? 2 जूल का, है ना। उसके पास है तभी तो उसको रिपल्शन को रोक के रखा है। अगर मैं छोड़ूंगा तो फिर चला जाएगा। इसका मतलब उसके पास 2 जूल, यहाँ से जो जितना उसका वर्क डन चाहिए उतना वर्क डन करके हमने यहाँ पे ला कर रखा, उसके बाद उतना पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि उतना हमने बैक लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? 2 जूल। और ये चार्ज का वैल्यू हमने मान लिए 1 यूनिट कूलम चार्ज है, तो 2 जूल पर कूलम चार्ज जो हमने इसको दिया है वो जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है, ठीक है ना। वर्क डन कैसे किया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगा रहे अगेंस्ट द रिपल्शन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। और वो जो वर्क डन है, जितना वर्क डन किया उतना वर्क डन पर यूनिट चार्ज के हिसाब से उस चार्ज के अंदर आ जाता है। और जो उसके चार्ज आ जाता है यानी उतना एनर्जी आ जाता है तो उतना पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है ना। एक आदमी कमज़ोर क्यों होता है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। नहीं, मान लो उसके पास पैसे नहीं है तो ऐसे हो जाएगा, और पैसे नहीं है तो ऐसे हो जाएगा। गुर्बत के हालत में बेचारा ऐसे चलेगा मोहल्ले में, ठीक है ना। जब थोड़े पैसे आएंगे तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, और थोड़ा पैसे आएंगे तो ऐसे हो जाएगा। थोड़े पैसे होगा तो स्टिचिंग कपड़े उपड़े मोहल्ले में, चश्मा। और थोड़ा पैसे आए तो बाइक पे चलेगा, टी शर्ट जेंट्स पेंस लेगा। और थोड़ा पैसा तो 4 व्हीलर चलेगा। कोई गाड़ी वाला को देखेगा ना, ज़ाएँ ज़ाएँ करके जाएगा वो। फिर और पैसे आएंगे तो सिगरेट फूकते हुए जाएगा, गाड़ी पे जा रहा होगा। वो क्या इंडिकेट करता है? उसके पास पावर, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास ताकत है। वो जो स्टाइल है वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास ऐसा लगता है मेरे पीछे बहुत कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं, मेरे पास बहुत पीछे पावर है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसे। तो जैसे वो लखीमपुर खीरी में मारा किसान को, ठीक है ना, वो इसलिए मारा कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास पावर है, वरना कोई आदमी किसी को नहीं मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि पता है कि मैं फंसूंगा, कल पुलिस उठा के ले जाएगी। अब वहाँ मारेगी जहाँ रिकॉर्ड हो गया ये भी, ठीक है ना।
एनीवे कितनी बात है वो डिलीट कर दूंगा मैं, वरना पढ़ने वाला बच्चे बोलेंगे मास्टर साहब तो पता नहीं क्या क्या लखीमपुर खेरी सुन के। एनीवे तो क्या समझ में आया कि वो जो है, जो आदमी का जो एक्सप्रेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसके पीछे का कितना पावर है। ठीक है ना, कोई मोहल्ले में दादागिरी कर रहा है, इसका मतलब उसे लगता है कि मेरे पीछे आदमी है, अगर कोई बात हो गई तो मेरे इतने लोग आ सकते हैं। और अगर पावर नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, तो आदमी वैसे ही झुकता चला जाता, कमज़ोर होता चला जाता। ऐसे ही क्या बताते हैं हम लोग कि जो वर्क डन हमने यहाँ पे बताया, पोटेंशियल क्या बताया, वर्क डन बताए थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाया, फोर्स लाया के यहाँ से यहाँ तक लाया, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट किया उतना वर्क डन हो गया। और ये वर्क डन जो है ना जूल एनर्जी होता है, तो उसके पास कितना एनर्जी आ गया, यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो मान लो इस पॉइंट का नाम दिया है ए, तो वी ए पोटेंशियल एट ए, ठीक है ना, पोटेंशियल एट ए, ठीक है ना। अगर हम इस चार्ज को और अंदर लेके जाएं, और अंदर लेके जाएं, यहां तक लेके जाएं बी पॉइंट तक, तो ज़्यादा हमें ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा, ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा वर्क डन करेंगे उतना ही ज़्यादा इसके पास पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एट वी होगा वो ज़्यादा होगा। कितनी बात समझ में, नहीं समझ में आया ना, आ रहा है। तो जैसे जैसे सोर्स के करीब जाएंगे वैसे वैसे हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क डन करेंगे वो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म उसका बढ़ता जाएगा। वर्क डन जो है उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो वो उसके पास एनर्जी बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, एनर्जी मतलब पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे वी ए ये भी पोटेंशियल है, मगर ये दूर होने की वजह से कम पोटेंशियल है। बी बी ये और ज़्यादा पोटेंशियल हो गया, इसके सोर्स होने की वजह से, सोर्स के करीब होने की वजह से यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है। ये भी पोटेंशियल है बी पॉइंट का, मगर इसके कंपेयर में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा है। कितनी बात समझ में, आगे चले पोटेंशियल समझ में आए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था, हेडिंग था हमारा ये, तो ये यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता, वर्क डन। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर, वर्क डन, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी एक यूनिट टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, वही हमारा पोटेंशियल होता है। ये समझ में आ गया फॉर्मूला, ये बड़े क्लास में 12th क्लास में दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए समझा दे रहा हूँ कि आपको पोटेंशियल का एक अभी बेसिक नॉलेज हो जाए, ताकि बड़े कंपटीशन के लिए आपको समझ में आए। ठीक है, कितनी बात सुनिए। लेकिन यहाँ पे जो ए पोजीशन है, सोर्स के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये दूर वाले पोजीशन है, तो सोर्स से जो डिस्टेंस पे होगा वहाँ पोटेंशियल कम होगा, सोर्स के जो करीब होगा वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से जोड़ते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं हम लोग। कितनी बात सुनी। अब हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज को, अब ये ध्यान से सुनिएगा, एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लिया, इन्फिनिटी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ लेके आए, यहाँ से इन्फिनिटी से लेके ए तक लेके आए, तो हमने वर्क डन किया, उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन जो पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने और यहाँ तक लेके आए उसी चार्ज को हम लोग यहाँ तक लेके आए, तो यहाँ तक लाने में हमें और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा, तो यहाँ उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल है। अब उस टेस्ट चार्ज को जिसको हम लोग यहाँ लाए थे, अब यहाँ लेके आए, अब हमने फिर छोड़ दिया, तो क्या होगा उस टेस्ट चार्ज का, फिर ये इधर से जाने लगेगा, चार्ज वापस जाने लगेगा, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करने लगेगा। इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी वी ए के पास जो पोटेंशियल था वी ए कहलाया, और बी के पास जो पोटेंशियल था वो वी बी कहलाया, लेकिन वी बी जो है ना ज़्यादा वी ए से, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज को जब यहाँ से बी पे छोड़ेंगे हाई पोटेंशियल पे, तो वो लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो क्या बोलेंगे, चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज जो है ना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता हमेशा ही।
और ये इसको क्या बोलते हैं, वी बी माइनस वी ए, इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेल्टा वी बोल सकते हैं, ये डेल्टा वी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी बात समझ में आई? यानी when the free charge is when a charge is released, it always move from high potential to low potential, ठीक है ना, and the difference between the potential of two position is called potential difference। वी बी माइनस वी ए, या कोई भी दो पोजीशन लेंगे इसमें, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज एसेंशियल फॉर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी एक चार्ज को मूव कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके चार्ज वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वो जो बैटरी है, जो हम लोग बैटरी लगाते हैं, बैटरी तो देखा होगा जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, एक बड़ा डंडा एक छोटी डंडा दिखाते हैं, वो जो बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये पूरा जो फिगर है, समझ में आया कुछ? आगे चले। जब हम लोग बैटरी के अंदर अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये हमारा रजिस्टर होता है, ये अप्लीकेंस होता है, ये जो बैटरी लगाते हैं इस तरह से, ये की है, ठीक है ना, ये बैटरी जो है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से चार्ज जो ना इसमें मूव करने लगता है अपने अपने रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर ये बैटरी नहीं लेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, तो वो चार्ज मूव नहीं करेगा, रैंडम इधर से उधर, जैसे हमने कल बताया था पिछले क्लास में कि वो रैंडम इधर से उधर मूव करता रहा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे प्रोवाइड करते हैं, वो चार्ज रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव जो है ना एक डायरेक्शन में जाएगा, तो नेगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है। और इस तरह से हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। तो इस तरह से हम लोग करंट को बताते हैं। कितना समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट समझ में आ गया। आगे हम लोग उसमें बताते हैं जो पोटेंशियल, जिस तरह से करंट नापने का जो डिवाइस है उसको एमीटर बोलते हैं। करंट नापने का जो डिवाइस होता है उसको एमीटर बोलते हैं। और जो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है बैटरी का, कितना पोटेंशियल है या कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। एमीटर सर्किट के सीरीज में लगता है, एमीटर सर्किट के सीरीज में लगता है। और वोल्ट मीटर जो है ना, वो डिवाइस के पैरेलल में लगता है, जो भी एप्लीकेंस लगाते हैं हम लोग उसके पैरेलल में लगता है। अगर हम लोग सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं, तो मान लो एक रजिस्टर है, ये एक डिवाइस है ये, ठीक है ना, ये हमारा बैटरी है, ये एक की है, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ये हमारा मान लो एमीटर हो गया। तो ये सर्किट के सीरीज में आ रहा है, ठीक है ना, एमीटर। ये करंट मेजर करेगा कि इस सर्किट में कितना करंट चलता है। लेकिन अगर हमें वोल्ट मीटर लगा लेना है वोल्टेज नापने के लिए कि कितना यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे एक हम लोग वोल्टेज नापने का एक डिवाइस जो है लगाएंगे इसके पैरेलल, तो ये हमारा वोल्ट मीटर आ जाता है। इस डिवाइस के पैरेलल में लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो क्या समझ में आया? एमीटर इज यूज्ड इन सीरीज ऑफ द सर्किट, सीरीज ऑफ द सर्किट, सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है एमीटर, ठीक है ना। वाइल वोल्टमीटर इज यूज्ड इन पैरेलल टू द अप्लायंसेस, अप्लायंस के पैरेलल में लगाते हैं, जैसे कि फ़ैन है, कूलर है, हीटर है, कुछ भी है, ये डिवाइस यहाँ पे इसके पैरेलल में लगाते हैं। पोटेंशियल कितना ये यूज़ कर रहा है या पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा उसको मेजर करने के लिए। तो ये दे रखा दो डिवाइस और उसका कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमने बताया था हाई से लो की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज मूव करता है, चार्ज हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के रेस्पेक्ट में कंडक्टर के अंदर चार्ज चलेगा, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने एक बताया था, इसको अब हम लोग ओम्स लॉ ये लिख दिया ना आपने, ठीक है। साफिया तुमने तो
बनाया नहीं, तुम्हें तो पता है कि हमें ये सब बनाने की क्या ज़रूरत है, ये सब बच्चे बनाते हैं नहीं। यहाँ हम लोग चलते ओम्स लॉ करते हैं। ओम्स लॉ अगला टॉपिक क्या दे रखा है, जैसे हम लोग वायर जो यूज़ करते हैं, हमने इसको इस तरह से ले लेते हैं कंडक्टिंग वायर को, ठीक है ना, कंडक्टिंग वायर को, ये बैटरी, ये की, और यहाँ से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया ये की को, ठीक है। इसके अंदर चार्ज जो था, चार्ज चलता, जब की को ऑन करते हैं हम लोग तो चार्ज चलना शुरू करता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, और ये सारे पॉजिटिव चार्ज जो है ना इधर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इधर जाते हैं, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। तो इस नेगेटिव चार्ज को, जैसे इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है ना, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो सारे नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ जाने लगेंगे। इसके अंदर ये जो चार्ज है, यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, इससे ये इधर पॉजिटिव चार्ज चलने लगेगा और इस वाले में नेगेटिव चार्ज चलने लगेगा, ये इधर की तरफ, ठीक है ना, बस मेरी, और इधर हमें करंट दिखेगा। लेकिन इस कंडक्टर के अंदर जिसमें हम लोग चार्ज बताते हैं, एक चार्ज जो है कंडक्टर में फ्री होता है। जब हम लोग बैटरी ये पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो चार्ज अपने अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में मूव करने लगता है। जब हम लोग बैटरी को ये ऑन करते हैं, यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ, इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये इसकी वजह से करंट चलने लगता है। ये जो हम लोगों ने बैटरी लगाया है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है ये बैटरी। मान लो शुरू में हमने लगाया, ये छोटी बैटरी है, ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, कितना, 10 वोल्ट का पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये जो है 10 वोल्ट की वजह से चार्ज इसमें चलेगा, ठीक है ना, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो चार्ज इधर चल रहा होगा, और जो चार्ज चल रहा होगा उसकी वजह से करंट हो रहा होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग पोटेंशियल बढ़ा दे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दे, अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट कर देंगे तो चार्ज पहले से ज़्यादा तेज़ी से चलने लगेगा, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विल इंक्रीज। जैसे हम लोगों ने बताया था पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लो ये जो है दोनों एंड जो है हमारा, ये जो दोनों एंड है, ये वाला ग्रीन वाला, ये ब्लैक वाला, दोनों बराबर पे रखा हुआ है, तो ना इधर ये ब्लू वाला इधर नहीं जाएगा, ब्लैक वाला उधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूँ, ये नीचे कर लूँ, ये ऊपर, तो ये ब्लू वाला इधर जाएगा, ये ब्लैक वाला गया, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस किया था। अगर मैं और तिरछा कर लूँ तो रुकेगा ही नहीं, रुकेगा नहीं, रुकेगा भी तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा। तो जितना ज़्यादा हम लोग डिफरेंस लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर होगा ज़मीन के सरफेस से, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना जल्दी जल्दी चार्ज आएगा, और जितना फास्ट चार्ज चलेगा उतना ज़्यादा करंट होगा। कितनी बात में, अब अगर जैसे 20 का दिया तो पहले से ज़्यादा फास्ट चार्ज चलेगा, ज़्यादा इस तेज़ी से चार्ज चलेगा तो करंट ज़्यादा होगा। ऐसे बोला कि अगर पोटेंशियल बढ़ा दे, मान लो ये हम लोगों ने 50 वोल्ट कर दिया, और तेज़ी से और ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस चलेंगे, ठीक है ना, चार्ज जो है यहाँ पे और भी बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज है। जैसे पहले यहाँ पे मान लो 1 कूलम का चलता था चार्ज, 1 कूलम पर सेकेंड, अब 1.5 कूलम या 2 कूलम पर सेकेंड। तो जैसे हमने बताया कि मान लो हम लोग 10 वोल्ट जब अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो तो 0.5 एम्पियर का करंट चल रहा था, ठीक है, या जो चार्ज है 0.5 कूलम पर सेकेंड, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज बाई टाइम होता है, करंट होता है Q/T, ठीक है ना। तो 0.5 कूलम चार्ज पर सेकेंड फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो वो हमारा 10 वोल्ट पे था। अब जब 20 वोल्ट किया तो 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड फ्लो करने लगा, यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ गया एक ही सेकेंड में। अब इससे ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज निकल रहा है, ज़्यादा चार्ज चल रहा है तो ज़्यादा करंट हो गया। ऐसे हमने 50 कर दिया तो मान लो
5 कूलम चार्ज चलना, 5 कूलम पर सेकेंड, कितना 5 कूलम पर सेकेंड चलने लगा, यानी कि 5 कूलम यानी 5 एम्पियर का करंट चलने लगा। कितनी बात में? तो क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे, ठीक है ना, अगर हम लोग पोटेंशियल 100 वोल्ट कर दिया और ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या देखा गया, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इंक्रीजेस और करंट इंक्रीज कर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, the flow of charge in a conductor, rate of flow of charge करिए, the rate of flow of charge in a conductor is directly proportional to the potential difference, applied to the circuit। ठीक है ना, सर्किट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से उसमें करंट होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। ये इस के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, आगे दे रखा है इसमें, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करेंगे हम लोग। ठीक, V एक कांस्टेंट R यूज कर लिया हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होगा, R इज इक्वल टू V बाई I। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है ना, लेकिन रेजिस्टेंस के जो बारे में डिस्कस किया या जिसने इन्फॉर्म किया या जिसने इसे एक्सप्लेन किया है वो इस लॉ का है, ओम्स लॉ के हिसाब से आया, तो इसका यूनिट ओम्स भी कहलाता है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस का यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर भी होता है, ओम भी होता है। ओम जैसे साइंटिस्ट का नाम है ओम्स लॉ। जैसे हमने बताया था कि न्यूटन फोर्स जो होता है ना, फोर्स का न्यूटन होता है, लेकिन बेसिकली उस फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास का केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर स्क्वायर होता है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट होता है, लेकिन फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया या डिटेलिंग किया है न्यूटन ने, इसलिए हम लोग उसको न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही रेजिस्टेंस का रिलेशन के हिसाब से जो यहाँ पे यूनिट बन रहा है वो वोल्ट पर एम्पियर है, लेकिन चूँकि ओम्स ने डिस्कस किया यहाँ पे, इसलिए ओम्स के नाम को बरकरार रखने के लिए ओम्स भी रखते हैं। ये ओम है, ये नोटेशन ओम की तरह दे रखा है ये। ठीक है ना, रेजिस्टेंस है क्या चीज़। ठीक है, अब जैसे यहाँ से हम लोग पोटेंशियल लगाते हैं, करंट बढ़ता जाता है, करंट चलता है, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं करंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज इन फ्लोइंग पर सेकेंड इंक्रीजिंग व्हेन पोटेंशियल इज इंक्रीजेस, तो ये बढ़ता जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस बताया क्या, रेजिस्टेंस फिर क्या होता है। रेजिस्टेंस को पहले हम डेफिनेशन देते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, लिटरली मतलब होता है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब एक तरह का रुकावट। हिंड्रेंस चार्ज के अंदर एक तरह का रुकावट होता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक तरह मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज in a conductor
conductor is called resistance. Hindrance in flow of charge in a conductor is called resistance. ठीक है ना। यहाँ पे आप समझते हैं हिंड्रेंस का क्या मतलब हुआ, रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ। ठीक है, ये जो हम लोगों ने वायर दे रहे हैं, ये वायर समझ में आता रही है। ये जो वायर है कंडक्टिंग वायर है। कभी वायर देखा है जो रैपर में आता है ऐसे, ये जैसे ना ग्रीन और ये ब्लैक और ये, तो ये ऊपर में प्लास्टिक की कोटिंग होती है, लेकिन उसके अंदर जो है ना सिल्वर वायर या कॉपर वायर होते हैं, वो कंडक्टर होता है, उसके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो सिल्वर वायर कभी देखेंगे बिल्कुल बाल से भी बारीक होता है, पतले पतले वायर्स होते हैं, बहुत सारे वायर्स होते हैं उसके अंदर, पतले पतले वायर्स होते हैं। उसके अंदर ये जो चार्ज है चल रहे हैं, उसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज चल रहे हैं। ठीक है, तो वायर तो एक ऑलरेडी बहुत पतले होते हैं, और जब चार्ज चल रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि उसमें जैसे कि इसमें दो डिवाइडर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसमें डिवाइडर लगा हुआ है कि भाई पॉजिटिव चार्ज ऊपर से जाओ ऐसे, पॉजिटिव ऊपर से नेगेटिव नीचे से, ऐसा कोई डिवाइडर नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, सभी चार्ज इधर से आते हैं, पॉजिटिव इधर से आ रहा है, नेगेटिव इधर से जा रहा है, जो अपना अपना डायरेक्शन वो अपने तरफ से अपने अपने टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब वो जा रहे होंगे तो क्या होगा कि इधर से पॉजिटिव आ रहा है, इधर से नेगेटिव आ रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, दोनों आपस में। जैसे मान लो एक रोड है, बहुत भीड़ है, जैसे एग्जीबिशन गए, एग्जीबिशन नहीं गए, मेला में गए, मेला, एग्जीबिशन में मेला में क्या फ़र्क है। एग्जीबिशन इंग्लिश में बोलते हैं, थोड़ा डिसेंट होता है, सिविलाइज्ड होता है। मेला अनसिविलाइज्ड होता है, गांव देहात में लगता है, और जो एग्जीबिशन होता है शहरों में लगता है। तो शहरों में बहुत क्राउड ना हो जाए, बहुत भीड़ भाड़ ना हो, तो उसके रूट बना देते हैं, इधर से एंट्री करना है आपको, ऐसे ऐसे जाना है और ऐसे वैसे देखते हुए बाहर निकल जाना है आपको। तो वो एग्जीबिशन में बनाया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है। क्योंकि अगर हौच पौच होगा तो फिर बहुत भीड़ है, बहुत जानलेवा हो सकता है। ठीक है ना। तो और जैसे हमारे गांव देहात में मेला लग जाता है, तो मेला में क्या होता है, कोई इधर चला जाए मुँह उठा के, कोई उधर चला जा रहा है, बच्चे इधर जा रहे हैं, बड़े इधर, पता चला एक दूसरे से टकराए जा रहे हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वो उसके मुंह पे, कोई उसके बच्चा, किसी के हाथ पैर में आ गया बच्चा। तो ऐसा क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन होता है, और एक दूसरे को अक्सर, और जब चलते हैं तो एक दूसरे को रुकावट करते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या होता है, रैंडम मोशन की वजह से एक दूसरे के फ्लो में रुकावट आता है। जैसे अब जैसे रोड पे गाड़ी चलती है, गाड़ी तो देखा ही होगा, जब चौराहा आता है तो सिग्नल लगा होता है, आमतौर पे शहरों में सिग्नल लगा होता है, तो एक तरफ लाल कर देते हैं, दो तरफ लाल कर दिया, दो तरफ को ग्रीन कर दिया, वो दोनों साइड साइड चले जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में फिर वो दूसरे वाला को जिस पे ग्रीन था उसको रेड कर दिया, और जिधर रेड था उसको ग्रीन कर दिया, तो ये लोग रुक जाते हैं, फिर वो साए 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 चलते रहते हैं अपना। उसमें क्या होता है, चौराहे पे ट्रैफिक नहीं लगता है, चौराहे पे ट्रैफिक नहीं लगता। अगर मान लो ये लाइट नहीं है तो जो जी में आ रहा है, तो अब हर किसी को जल्दी है, तो हर किसी को जल्दी है, तो वो भी भागना चाहेगा। वो भी पता चला एक आदमी गलती से गाड़ी गलत करके और ऐसे घुस गया जहाँ पे जाके ब्लॉक कर दिया, इधर के रास्ते को इधर से ब्लॉक कर दिया। अब इधर के जितने भी गाड़ी आए थे इसकी वजह से ब्लॉक है, आगे वाला भी रुका हुआ है, तो इधर एकदम ये देखते ही देखते इधर गाड़ी खड़े हो जाएंगे, इधर वाले भी गाड़ी खड़े हो जाएंगे, एकदम चौक हो जाएगा, चारों तरफ चौराहा बिल्कुल चौक हो जाएगा। ठीक है ना, निकलने का जगह ही नहीं। अब वो सब हॉर्न बजा रहा, ढाई 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 हॉर्न बजा रहा, साई साई, सर में दर्द होने लगता है चौराहे पे। ठीक है ना। अगर ऐसा चौक नहीं किया होता, अपने डायरेक्शन से चल रहे होते तो एकदम स्मूथली जा रहे होते। ठीक है ना। तो चौक होना मतलब एक दूसरे को जाने के लिए रुकावट करना, एक अब रास्ता ही नहीं, आगे जाएं कैसे। तो ये तो हम लोगों ने एक जनरल पब्लिक जहाँ पे गाड़ी की बात करते, ऐसे ही वायर के अंदर जो इतनी पतली वायर होती है ना, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। अगर पॉजिटिव जिस तरफ जा रहा है, नेगेटिव उसके अपोजिट जा रहा होगा, लेकिन चूंकि डिवाइडर तो लगा नहीं कि उधर से नेगेटिव उधर से पॉजिटिव, तो सब आमने सामने जा रहे होंगे, और एक दूसरे को, जैसे इधर से एक पॉजिटिव है उधर से नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे से टकरा गए। टकराने के बाद थोड़ा सा वो हिले डोले, फिर पीछे से पोटेंशियल लगा हुआ है, तो पोटेंशियल की वजह से आगे की तरफ जाता रहेगा। कितनी बात सुनी। तो ये बार बार टकराना जो होता है चार्ज का आपस में, ये हम लोग को बोलते हैं हिंड्रेंस इन फ्लो, मतलब एक तरह का रुकावट हो रहा है। अगर साफ होता तो मैं सीधा निकल जाता, मगर एक तरह का बार बार रुकावट होता है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है ना। हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस।
ठीक है ना। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को समझना चाहें खदीजा, तो मेले में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, मेला देखने जा रहे हैं हम लोग, कितनी बात समझ में आई। तो मेले में जो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा हम लोग दूसरी चीज़ों से समझने की कोशिश करते हैं, आम लैंग्वेज में समझना चाहते हैं रेजिस्टेंस को कहानी के जरिए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेला लगा हुआ है और बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें, औरतों के भी आते हैं, बच्चों के भी आते हैं, बड़े बुजुर्गों के भी आते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी आती हैं, हर तरह के आइटम्स आते हैं उसमें, एग्जीबिशन या मेला लगता है तो। और हर तरह के लोग जाते भी हैं उसमें, अपने अपने रिस्पेक्टिव डिज़ायर के हिसाब से वो अपने अपना चीज़ ढूंढते हैं। किसी को कपड़े का शौक होता है तो कपड़ा दिखता है, कोई जूते को शौक होता है तो जूता दिखता है, किसी को चूरन लिखना है तो चूरन ढूंढता है ना। बहुत लोग बहुत जगह से चूरन बेचने आते हैं तो वो चूरन खोजता है। कुछ लोग खाने पीने के आइटम ढूंढते हैं, होटल देखते हैं, ठीक है ना, बिरयानी है, चाय है और कबाब है, सीख, अलग अलग आइटम, अलग अलग। एग्जीबिशन का मतलब ही होता है कि वो लेके आते हैं कि वहाँ मशहूर है, हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो एग्जीबिशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हर तरह के लोग आते हैं, बड़े आते हैं, बच्चे आते हैं, मर्द आते हैं, औरतें भी आती है, शरीफ आते हैं, बदमाश भी आते हैं, पुलिस आती है, चोर भी आते हैं, ठीक है ना, लड़के आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, हर तरह के लोग आते हैं और सब अपने अपने रेस्पेक्टिव डिज़ायर के या चॉइस के हिसाब से चीज़ को ढूंढते हैं। अब एक आदमी चोर, मतलब चोर भी आते हैं, पॉकेट मार भी आते हैं, बहुत मेलों में बहुत पॉकेट मारते हैं, हाँ, अच्छे मतलब अच्छे खासे लोगों के पॉकेट झड़ते रहते हैं रोज़, ठीक है। ये और बात है वो बताते नहीं है कि मैं बता दूंगा तो लोग कहेंगे अरे इतना आप चालाक आदमी थे और चुट्टू ने आपकी पॉकेट मार ली तो वो इंसल्ट ना हो जाए, इसलिए बेचारे बोलते नहीं है, ठीक है ना। तो अब ज़ाहिर है एक आदमी अपने फैमिली के साथ जा रहा है एग्जीबिशन में और चीज़ें देखते जा रहा। बच्चे ने कहा पापा मुझे ये दिला दो, पापा मुझे ये दिला दो। पापा माँ ने कहा अरे रहने दो तुम्हारे पास बहुत है। बच्चा बोला, फिर रोने लगा, नहीं नहीं पापा मुझे तो। पापा ने कहा अच्छा दिला दे, तुम रो नहीं, ठीक है ना। अब वो जो है जो पॉकेट मार होती हैं वो भी आदमी ढूंढते रहते हैं कि किसके पास पैसा हो सकता है। हर आदमी को पॉकेट पे हाथ नहीं रखे, फुक्के पे थोड़ी हाथ रखेंगे, पता है कि फुक्का आदमी है खामा का और पकड़ लेगा तो और मारेगा भी। तो वो जो फैमिली वाले होती है उस तरह के लोगों को ज़्यादा वो सर्च करते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन जो है ना बच्चों में, फैमिली में और उधर हो जाता है, तो वो पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते अपने आप पे ऊपर। तो वो लोग जो पॉकेट मारो तो वो लोग भी उसी तरह के आदमी को ढूंढते हैं जिनका कंसंट्रेशन जो है ना डाइवर्ट हो। अब एक आदमी का जो ग्रुप, अच्छा एक अकेला कोई नहीं जाता, चोर भी जाते हैं तो ग्रुप में जाते हैं। अब जैसे हम भी जाएंगे अपने, तो मैं अकेला जाके एग्जीबिशन में क्या घूमूंगा ऐसे, तो दो चार कहाँ एग्जीबिशन जा रहा हूँ चलो, अरे मैं आज एग्जीबिशन चलना था, दो चार जब ग्रुप में जमा हो जाएंगे फिर जाएंगे एग्जीबिशन में। हम लोग 4 लोग 8 लोग सब कोई ग्रुप में जाता, अकेले मज़ा नहीं आता ना किसी चीज़ को देखने में। अब जैसे मेला है, किसी भी तरह का मेला हो, ग्रुप में लोग जाते हैं। तो अब ग्रुप में तो जो पॉकेट मारा है वो भी ग्रुप में आया होगा, ठीक है ना। तो अब वो ढूंढते एक आदमी उसको समझ में आया कि इस आदमी पे हाथ रखा जाए, ठीक है ना। तो ऐसी तरह से जो पॉकेट मार था वो एक आदमी को सिलेक्ट कर लिया कि इसको हम लोग ट्रेस करते हैं। फिर वो ऐसे करते उनके हाथ फिनिश होता है, बहुत आदमी कॉमन आदमी नहीं समझ पाता, उन्होंने उस आदमी के पॉकेट काट लिए, ठीक है ना। अब वो बच्चा माँ जिद कर रहा था कि पापा मुझे ये दिला दो। अब पापा तो खड़े हो गए, वाइफ उनके फैमिली भी खड़ी हो गई। अब बच्चे से ये ले लेते हैं, अच्छा पापा ये दिला दो 2-3 आइटम खरीद लिया, 400-500 रुपये का बिल बना दिया। अब पापा से कह सुनते हैं 500 रुपया दे दिए, अच्छा देता हूँ। अब उसका तो समझ में नहीं आ रहा मैंने पॉकेट कहाँ चला गया, मैंने पर्स कहाँ चला गया, अरे। और उसके जो बिल्कुल उस वक्त जो है ना, उस वक्त बहुत ही अजीब तरह का उसको फीलिंग आया, क्योंकि मेरा पॉकेट गया कहाँ, मेरा पर्स गया कहाँ, इधर से ढूंढा, इधर ढूंढा, फिर कहीं तुम्हें पर्स तो नहीं दिया था, नहीं मुझे कहाँ दिया आपने, क्या हुआ, नहीं पर्स नहीं दिख रहा मेरे को, पर्स कहाँ चला गया, इधर तो नहीं गिर गया, उधर तो नहीं गिर गया। वो चारों तरफ ढूंढना शुरू करेगा, एक अजीब मंजर होगा उसको, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ एक अजीब मंजर होगा। तो वो बेचारा का पर्स चलेगा, वो पता चला ठंड में एग्जीबिशन घूम रहा था, पसीने छूट रहे उसके, ठीक है।
ठीक है ना, पसीने, ठंड के दिन में पसीने छूट रहे बेचारों को, समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। उसमें पैसे भी थे, उसमें एटीएम कार्ड भी था, पता नहीं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आजकल आते हैं तो पॉकेट में रख लेता आदमी, वो था। अब वो पैसा क्या देगा, दुकान वाले से बोले चलो चलो घर चलो, यहीं से घर चलो। अब सबको बेचारा को, अब रिक्शा का पैसा भी नहीं है, ठीक है ना, अब रिक्शा का पैसा भी नहीं है तो बेचारा अब सोच रहा है घर कैसे जाएंगे। तो फैमिली में देखो मेरे पास तो रिक्शे के पैसे नहीं है, तुम्हारे पर्स में है। बोलती हाँ देखती हूँ मैं जरा सा अपने पर्स में, देखिए हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अब बेचारी को आवाज़ भी कम आ रहा है, आवाज़ का भी मंजर हो जाएगा ना कि दोनों सदमे में आ जाएंगे। ठीक है, बैठ के अपने घर चले गए, मातम का आलम होगा, बेचारा का पर्स कट गया, पैसे भी चले गए। कहाँ गए थे खुशी मनाने के लिए, गम लेके वापस आया है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, वक्त बीतता गया, ज़ख़म कम हो गया, ज़ख़म जो है ना सूख गया, वक्त बीतता गया, एग्जीबिशन ख़त्म हो गया, दिन बीतते गए, माँ बाप को मतलब बाप को उसका साल बीत गया, उसका एहसास ख़त्म हो गया, भूल गया कि पॉकेट मरा था। लेकिन फिर एक साल के बाद फिर मेला लग गया। मेला लगते ही उसको तो जैसे खबर आई कि मेला लग रहा है तो वो आदमी को सारी बातें याद आ गई पिछले साल की। उसने घर में कह दिया कोई एग्जीबिशन नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। बेचारी फैमिली भी बोली नहीं जाएंगे, खामखा इतना पैसे का वो हो गया, और कितने मुश्किल से डॉक्यूमेंट जो लॉस हुए थे उसको बनाने में कितना भागदौड़ लगा, ठीक है ना। बच्चे थोड़ा सा सोचे क्या करे, फिर किसी तरह से वो कोई बेटा है बेटी है, वो कभी पापा कैसे हो, ठीक है वैसे होते हैं, पापा एग्जीबिशन आया था, हाँ बेटा मुझे पता है एग्जीबिशन आया था, एग्जीबिशन चल रहा है, हाँ चलो ना पापा, नहीं जाएंगे, तुम्हें पता है बेटा वहाँ पर क्या होता है, पापा मुझे पता तो नहीं है, मगर एग्जीबिशन मज़ा बहुत आता है, ठीक है ना बेटा तुम्हें मज़ा सूझ रहा है, मुझे सजा हो जाता है तुम्हें, नहीं जाएंगे। फिर ऐसे ही अब एग्जीबिशन लगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, अब एग्जीबिशन जाने वाला था, तो अब बच्चे भी अम्मा से भी कभी अब्बा से किसी बहाने से बोल देते हैं, खाते पीते भी बोल देते हैं, कोई बहुत सारे तरीके होते हैं बोलने के। तो एक दिन फैमिली उनकी कह रही है भाई एग्जीबिशन जा रहा है, बच्चे कह रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि दिन में ही घूम के आ जाते हैं, रात में तो ये सब मामला बड़ा ख़राब होता है, दिन में ही घूम के आ जाते हैं, ठीक है ना। अब बोला ठीक है, अब नहीं देखो बहुत बड़ा मसला हो जाता है, तुम्हें तो पता ही है कैसा। फिर भी वो सोचता है यार हमारी भी तो गलती थी, हमें भी केयर रहना चाहिए था, अब हमारे पॉकेट को मारा किसी ने, तो गलती तो मेरी थी ना, बच्चों की क्या गलती थी उसमें, उन्होंने थोड़ी कहा था कि पर्स बाहर रखो, हमें भी तो अपने आपको लेटर दो। फिर बहरहाल उन्होंने अपने को समझा के दोबारा एग्जीबिशन में जा रहे हैं, ठीक है ना। एग्जीबिशन में गए तो उनका जो चलने का अंदाज होगा कैसा होगा, आप लोग देखो मेरे एक्शन से कि कैसा होगा उस आदमी का, ठीक है। तो चल रहे बच्चे, चलो बेटा चलो साइड से चलो, इधर से चलो, देखो भीड़ आ रही है, ऐसे चलो, फिर पर्स पे हाथ रख देंगे, ठीक है। और फिर जो जा रहा होगा, कोई लड़के वड़के चल रहे होंगे थोड़ा स्टाइल में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, फिर थोड़ी दूर चलेंगे, पर्स जा देखो कोई ये तो नहीं है, कोई बगल में कोई आदमी लड़का जैसा खड़ा है 2-3, यार ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इधर। तो उनका जो चलने का अंदाज होगा और जो पॉकेट पे हाथ रखने का अंदाज होगा, हर किसी को लगेगा ये कहीं पॉकेट मार तो नहीं है, उसे हर आदमी लगेगा ये पॉकेट मार तो नहीं है, तो हर किसी से बचता हुआ चलेगा। पॉकेट मार फिर मान लो फिर से पॉकेट मार फिर देख लिया, जो रियल में पॉकेट मार था, पर यार ये आदमी बड़ा ऐसे चल रहा, इसके पास लग रहा पैसा बहुत अलर्ट चल रहा, इसी का पीछे लग जाते, फिर पीछे लग गए पॉकेट मार उसी की, फिर फंस गए, फिर लग गया क्योंकि उसका लग रहा कि बहुत ये अलर्ट चल रहा है, इसका मतलब इसके पास पैसे हैं। फिर वो लगते लेकिन ये हर आदमी को देख रहा है, वो हर आदमी पे इसको शक हो रहा है, ठीक है ना। बैल चलते एक जगह, वो लोग भी अपना जगह तलाश करते हैं कैसी जगह पे पकड़ेंगे, एक जगह उसे तलाश करते मिल जाता है, वो लोग हाथ डालते हैं, पर वो भी हाई अलर्ट था, इस बार तो उतना चुका हुआ नहीं था, ये तो पॉकेट मार ये समझ रहा कि तो वो तो अपने फैमिली में टेंशन होगा पिछली दफ़ा की तरह, मगर उस तो बहुत ही हाई अलर्ट चल रहा था। जैसे पॉकेट मार ने हाथ डाला, फौरन पकड़ लिया तो जैसे उसने पकड़ा, वो भी देखा देखो भाई, वो तो जानते हो पॉकेट मार कितने थे, तो फिर हाथ छोड़ के झटके मार के भागा। फिर वो आदमी क्या हुआ, वो बच्चा को जो है पकड़ो जरा सा, अब वो भागना शुरू कर दिया, पीछे भाग रहा, वो चोर पॉकेट मार के पीछे, पॉकेट मार भाग रहा, वो भी भाग रहा। पता चला कि पॉकेट मार जो भाग रहा था ना, सामने गड्ढा है, तो अब ऐसे नहीं जाएगा, वो सीधा जंप करेगा पॉकेट मार, वो जंप किया, पता चला उधर गिर गया,
जंप किया, उधर पता चला गिर गया, उधर ईंटे उठे थे, पैर में लग गया, कीचड़ लग गया, पैर में लग गया, खून बहने लगा, लेकिन वो पॉकेट मार रुकेगा या भागेगा ये बताना है। भागता रहेगा, क्यों? क्योंकि पता है कि वो आ रहा, बहुत मारेगा, दिल जला है, इस बार बहुत मारेगा ये, क्योंकि पिछली दफ़ा उसके पॉकेट कटे थे। वो भाग रहा, वो भी पीछा कर रहा है, और इस तरह से वो भगाता रहेगा, पुलिस को बुलाएगा, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके बहुत तकलीफ हुए थे पिछली दफ़ा, मेहनत तो कमाई गए थे, तो इसी तरह से वो भागता रहेगा। मगर वो जो पॉकेट मार जो भाग रहा है, ऐसा नहीं कि उसके लिए रास्ता खुला हुआ है, एग्जीबिशन में तो सभी लोग घूम रहे हैं अपने, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर, वो भाग रहा है, अबे क्या बात है, कैसे? तब तक धक्का मारा, तो क्या हुआ कि उस पॉकेट मार को बार बार धक्का लग रहा, गिर रहा, लेकिन रुक नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रुक रहा है कि उसे पता है कि अगर पकड़ा गया तो इससे कहीं ज़्यादा मारेगा वो। ऐसा ही हाल होता है यहाँ पे, जब हम लोग पोटेंशियल को ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे हम लोग स्विच को ऑन करेंगे ना, ये पॉजिटिव एक तरफ भागता रहेगा, नेगेटिव दूसरी तरफ चलता रहेगा, दोनों आमने सामने आएंगे, टकराएंगे, टकरा के बिखरेंगे, मगर रुकेंगे नहीं, फिर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल जो ऑन है, पोटेंशियल जो उधर से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज टर्मिनल के पोटेंशियल ऑन है, तो टकराने के बाद रुकेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए उनका स्पीड में डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, वो चलते ही रहेंगे, टकराते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, चलते रहेंगे, टकराते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये जो बार बार टकराते रहते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो एग्जीबिशन में बार बार लोगों के सामने आ जाना और उस तरह से टकराना, गिरना, भागना, मगर रुकेगा नहीं, चार्ज चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो जब भी कभी हम लोग बैटरी को ऑन कर देते हैं, सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, तो चार्ज इसमें चलता रहता है, वो टकराते रहते हैं एक दूसरे से, आमने सामने से हेड ऑन कोलिजन होता है, मगर वो रुकते नहीं हैं, वो चलते रहेंगे। वो जो बार बार लगता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और एक कोलिजन, जैसे यहाँ टकराया, थोड़ी देर बिखरा, फिर सीधा चलेगा, फिर दूसरा कोलिजन होगा, क्योंकि उधर से दूसरा भी आ रहा होगा, तो इस बीच में जो उसकी एक स्पीड होगी, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट कोचिंग क्लास नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट एकेडमी, ठीक है। तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलते हैं? द वेलोसिटी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो वेलोसिटी होता है, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। कितना समझ में आया? ये समझ में आ गया रेजिस्टेंस। अब तो याद रहेगा, एग्जीबिशन के सहारे, पॉकेट मार के सहारे चलता रहेगा रेजिस्टेंस, तो ये याद रखिएगा, रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। अब क्या बताया कि अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये पोटेंशियल जो लगाएंगे बैटरी में, तो ये V जो है ना, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल जो है ये, वो हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद पोटेंशियल के बराबर होता है। और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा। करंट जो है हमारा यूज़फुल चीज़ है, जैसे हमें पंखा चलाना है, ये तो हमें करंट होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट आना चाहिए। अगर कम करंट आ रहा होगा तो फिर वो प्रॉपर जो डिवाइस है वो रोटेट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस से क्या होता है? रेजिस्टेंस से हीट बनता है, रेजिस्टेंस से हीट बनता है, तो वो हीट बन के वेस्ट होता है आमतौर के लैंग्वेज में। वैसे हीट भी हमारे फ़ायदेमंद है, जैसे अब सर्दी के दिन है, तो सर्दी के दिन में हम लोग क्या आते हैं, हीटर लगाते हैं, तो हीटर में जो है ना, जो वायर होते हैं, कॉइल होते हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो वो हीट बनाता है। जब हम लोग ऑन करेंगे तो उसमें करंट कम होता है, मगर हीट बनता है, तो उससे हीट इंफ्रारेड रेडिएशन आता है और हमें गर्मी का एहसास होता है। लेकिन बहुत सारे, जैसे ये पंखा है या फिर और दूसरे जो डिवाइस है, उसमें हीट बनेगा तो कॉइल फूक जाएगा, जल जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें हीट कम होना चाहिए, हीट कम होने के लिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, करंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, और करंट रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। इसके बाद का हम